हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम लीज फाइनेंसिंग की सेकेंड क्लास को देखेंगे। ओके, तो आज मैं जितनी भी बची हुई टाइप्स है उसको कवर अप कराऊंगी। इजी और सिंपल लैंग्वेज में ये क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और कुछ सजेशन हो या फिर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लीजिंग को देख लिया था, क्या है लीजिंग, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है लीजिंग फाइनेंसिंग में, हम देख चुके हैं। एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी और लेसर, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख चुके हैं। डिसएडवांटेजेस भी हम कवर कर चुके हैं। ओके, साथ ही साथ हमने दो जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइप, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज को हम कवर कर चुके हैं। आज मैं बाकी जितनी भी बची हुई लीज की टाइप्स है मैं उसको कवर अप करवाऊंगी। ओके, तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट उसका कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेयांस टाइप लीज, क्या है कन्वेयांस टाइप लीज? कन्वेयांस लीज लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इसमें लेसी को ओनरशिप ऑफ टाइटल प्रोवाइड करने के लिए ऐसा इंटेंशन उनका होता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। आप समझ में आया कि कन्वेयांस टाइप क्या लीज है? कन्वेयांस टाइप में क्या होता है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। और इसका इंटेंशन क्या होता है? इसका इंटेंशन होता है कि जो ओनरशिप, टाइटल का जो ओनरशिप है वो लेसी को प्रोवाइड किया जाएगा, यही इसका इंटेंशन है। ओके, तो आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार मीनिंग जान लोगे, बेसिक जान लोगे तो कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेल एंड लीज बैक लीजिंग, क्या है सेल एंड लीज बैक लीजिंग? तो नाम से पता चल रहा है, सेल करना और उसके बाद क्या करना, लीज बैक कर लेना। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लेसर जो होता है उसको पैसे की इमीडिएट नीड होती है। तो उसे इमीडिएट पैसे क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल या फिर दूसरे अदर पर्पस के लिए इमीडिएट फंड की नीड होती है। क्यों होती है? वर्किंग कैपिटल के लिए, फिर या फिर अदर कोई पर्पस आ गया तो फिर उसके लिए नीड होती है, इमीडिएट फंड की नीड। ओके, तो लेसर क्या करता है, लेसर जो उसने लीज पर अपने एसेट को दिया हुआ है लेसी को, तो वो क्या करता है, लेसी को वो सेल कर देता है, लेसर अपना एसेट। ओके, लेसी को सेल कर देता है एसेट। ओके, तो फिर क्या होता है, लेसी जो होता है वो अब लेसर बन जाता है, क्योंकि वो अब मालिक बन जाता है, टाइटल ऑफ ओनरशिप उसके पास आ जाती है। और फिर क्या करता है, जो लेसर रहता है पहले वाला, अब लेसी बन चुका है, उसने उसी एसेट को लीज बैक पर फिर से लीज पे ले लिया। ओके, और वही एसेट को क्या करता है, फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट पे वो दोबारा ले लेता है। ओके, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा कि लेसर जो है जब एसेट को लीज पर बेच दिया था, लेसी को बेच दिया था वो एसेट, तो क्या हुआ, तो लेसी अब लेसर बन चुका है। ओके, मैं दोबारा से समझाती हूँ क्या है सेल एंड लीज बैक लीजिंग। तो जो लेसर रहता है वो अपने एसेट को लेसी को सेल कर देता है। ओके, किसको सेल करता है, लेसर लेसी को सेल करता है। ओके, लेसी को सेल करता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, दोबारा लेसर जो होता है दोबारा उसी एसेट को परचेज कर, मतलब लीज पर ले लेता है। वो लीज बैक एग्रीमेंट करता है, फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट पे वो दोबारा इसे ले लेता है उस एसेट को। तो इससे क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम उसने सेल किया तो उसको अपने फंड की नीड, जो इमीडिएट नीड थी वो पूरी हो गई, और फिर उसने अपने ज़रूरत के हिसाब से दोबारा उस एसेट को लीज बैक पे ले लिया। ओके, तो इस पर क्या होता है, जो लेसर होता है वो लेसी बन जाता है और जो लेसी होता है वो लेसर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट लीज। क्या है डायरेक्ट लीज? डायरेक्ट लीज में जो एसेट या इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर होता है, ओके, वही अपना एसेट लीज पर डालता है, किसी फर्म को देता है। इसमें फर्म डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से राइट टू यूज़ लेता है, मतलब मैन्युफैक्चरर ही यहाँ पे क्या है, लेसर है। ओके, मैन्युफैक्चरर ही खुद डायरेक्टली लीज पर डालता है, किसी फर्म को लीज पर देता है अपनी एसेट या फिर इक्विपमेंट को। ओके, चलिए अब देखते हैं लिवरेज्ड लीज। क्या है लिवरेज्ड लीज? लिवरेज लीज क्या होता है, जब कोई सिंगल इंडिविजुअल एसेट को परचेज नहीं कर पाता
कोई महंगा एसेट है तो वो उसे सिंगल कोई इंडिविजुअल उसे परचेज नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, एक ग्रुप बना लेता है और ये ग्रुप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक लार्ज अमाउंट बोरो करता है जिससे कि वो एसेट को परचेज कर पाए और फिर इसे लीज पर दे दिया जाता है। ओके, तो ये हुआ लिवरेज लीज। ओके, चलिए सेल्स एड लीज। क्या है सेल्स एड लीज? जब एक लीजिंग कंपनी यानी कि लेसर सेलर के साथ एक अरेंजमेंट करती है कि आपके सामान को मैं बेचने में हेल्प करूंगा, मार्केटिंग करने में हेल्प करूंगा और बदले में सेलर क्या करता है, इसके बदले में एक कमीशन देता है। तो यहाँ पे सेलर कौन है? जो उस लीजिंग कंपनी को असेट या इक्विपमेंट सेल करता है। ओके, बाद में लीजिंग कंपनी उस इक्विपमेंट को लीज पर डालती है, तो सेलर को इससे क्या बेनिफिट होता है, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है, साथ ही साथ सेल भी हो जाता है, तो इसे ही हम सेल एट लीज कहते हैं। समझ में आया? मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ कि जो लेसर होता है, ओके, जो लेसर होता है उसने किसी से तो एसेट परचेज किए होंगे, तो वो जो जिससे उसने एसेट लिए हैं यानी कि सेलर से जो एसेट लिए हैं, दोनों के बीच एक अग्रीमेंट होता है। क्या अग्रीमेंट होता है? सेलर बोलता है कि मैं जब अपने प्रोडक्ट को सेल करवाऊंगा, आपके प्रोडक्ट को सेल करवाऊंगा तो आपकी एक मार्केटिंग हो जाएगी, मैं इसका आपके ब्रांड को प्रमोट करूंगा, तो आपको एक कमीशन मुझे देना होगा। और सेलर का फ़ायदा क्या होता है? सेलर का फ़ायदा होता है कि उसकी सेल तो होती है, साथ ही साथ मार्केटिंग भी होती है, इसलिए वो उसे कमीशन देने के लिए राज़ी हो जाता है। ओके, तो ये हुआ सेल एड लीज। अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज। क्या है स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पेशल सर्विस दी जाती है लीज के साथ। तो इस टाइप के लीज में जनरली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑटोमोबाइल्स आते हैं। इसमें जो लेसर होता है यानी कि असेट का ओनर होता है, वो उस असेट के बारे में सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, एसेट की जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है उसके पास होती है, और इसलिए उस एसेट को लीज पर देने के साथ साथ वो लेसी को स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि एसी हो गई, फ्रिज हो गए, इस तरह की जो भी ऑटोमोबाइल्स हो गए, ओके, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, जितने भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑटोमोबाइल्स हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो क्या होता है, वो उसे लीज पर तो डालते ही हैं, लीज पर देते हैं, साथ ही साथ लेसी को स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी, टेक्निकल नॉलेज इतनी सारी है वो प्रोवाइड भी करते हैं। ओके, तो ये हो गई स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज। चलिए फुल एंड नॉन पे आउट लीज। क्या है फुल एंड नॉन पे आउट लीज? फुल पे आउट लीज का मतलब है लेसर लीज्ड एसेट का फुल वैल्यू लीजिंग के अमाउंट से रिकवर करता है। ओके, फुल पे आउट लीज मतलब जो लीज एसेट का फुल वैल्यू है वो लीजिंग के अमाउंट से लेसर रिकवर करता है। नॉन पे आउट लीज क्या है? इसका मतलब है लेसर एक ही एसेट को बार बार लीज पर डालता है, अगेन एंड अगेन बार बार डालता है। ओके, चलिए नेट एंड नॉन नेट लीज। क्या है नेट एंड नॉन नेट लीज? नेट लीज में लेसर एसेट का जो मेंटेनेंस एक्सपेंस है उससे कोई कंसर्न नहीं रखता है। ओके, लेसर सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। नॉन नेट लीज क्या है? नॉन नेट लीज में लेसर जो है वो मेंटेनेंस एक्सपेंस और जैसे कि इंश्योरेंस हो गए, ये सब वगैरह वगैरह भी वो पे करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल टिकट एंड बिग टिकट लीज। क्या है स्मॉल टिकट एंड बिग टिकट लीज? तो जिस एसेट को लीज पर दी जाती है अगर उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, कम होती है, तो उसे स्मॉल टिकट लीज कहा जाता है। और इसी के अपोजिट अगर एसेट की वैल्यू लार्ज होती है, बड़ी होती है, तो उसे बिग टिकट लीज कहा जाता है। ओके, तो आपके लिए बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है, इसे लर्न नहीं करना है, आपको समझना है बल्कि। ओके, समझ जाओगे तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहने वाली है। ओके, क्रॉस बॉर्डर लीज क्या है? क्रॉस बॉर्डर लीज मतलब अपने नेशनल बाउंड्रीज के बाहर लीज देना। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गए, शिपिंग, एयरलाइन सर्विसेज एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गई क्रॉस बॉर्डर लीज, मतलब अपनी नेशनल बाउंड्री से, ओके, नेशनल फ्रंटियर से बाहर लीज प्रोवाइड करना। ओके, तो ये हो गई क्रॉस बॉर्डर लीज। चलिए अब देखते हैं टैक्स ओरिएंटेड लीज। क्या है टैक्स ओरिएंटेड लीज? टैक्स ओरिएंटेड लीज मतलब
इसको क्या और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, ट्रू लीज। ओके, ट्रू लीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसमें जो क्या होता है, ये क्या है, फाइनेंशियल लीज है, याद रखिएगा ये एक फाइनेंशियल लीज है। टैक्स ओरिएंटेड लीज क्या है, फाइनेंशियल लीज है, इसको ट्रू लीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये क्या है, जिसमें टैक्स पर्पस के लिए लेसर जो कि ओनर होता है, ओके, ये एक सिक्योर लोन की तरह होता है। ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, टैक्स पर्पस के लिए लेसर ओनर होता है इसमें। ओके, और टैक्स ओरिएंटेड लीज में जो लेसी होता है वो टैक्स क्रेडिट और डेप्रिशिएशन डिडक्शन जो कि लीज्ड एसेट से रिलेटेड है वो लेसी को नहीं मिलता है बल्कि लेसर को मिलता है। ओके, टैक्स पर्पस से ही लेसर क्या बनता है, ओनर बनता है, इसीलिए जो लेसी होता है उसे टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। ओके, टैक्स क्रेडिट्स या फिर डेप्रिशिएशन डिडक्शन, एसेट में जो डेप्रिशिएशन डिडक्शन मिलता है वो लीज एसेट पे उसे नहीं मिलता बल्कि किसे मिलता है, लेसर को मिलता है, क्योंकि वो ट्रू ओनर होता है, इसीलिए इसे ट्रू लीज के नाम से भी जाना जाता है और ये एक फाइनेंशियल लीज है। चलिए अब देखते हैं इम्पोर्ट लीज। क्या है इम्पोर्ट लीज? इम्पोर्ट लीज का मतलब है इसमें कंपनी जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है लीज के लिए वो हो सकता है फिर फॉरेन कंट्री से वो बिलोंग करती है, मतलब इम्पोर्ट कर किया जाता है। तो वो सामान जो रहता है, इक्विपमेंट रहता है, उसे फॉरेन कंट्री से बिलोंग किया जाता है। ओके, बट जो लेसर और लेसी होते हैं वो अपने ही कंट्री के होते हैं, एक ही कंट्री से होते हैं, मतलब जो लीज एसेट है उसे इंपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसे इंपोर्ट लीज कहा जाता है। ओके, चलिए तो यही हो गए, यहाँ पे सारी लीज की टाइप्स मैंने आपको बता दी। ओके, तो एक और टाइप रह गई है, चलिए मैं एक और आपको बता देती हूँ। क्रॉस बॉर्डर लीज के साथ एक और जान लीजिए, इंटरनेशनल लीज। सेम कुछ तो मतलब थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है क्रॉस बॉर्डर लीज और इंटरनेशनल लीज में, बट थोड़ा जान लीजिए कि क्या है। इसमें क्या होता है, जो इंटरनेशनल लीज होता है उसमें जो पार्टीज होती हैं लीज एग्रीमेंट की, जैसे कि क्या हो गई, लेसर, लेसी या फिर इक्विपमेंट के जो सप्लायर होते हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के बॉर्डर के अंदर होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के डोमिसाइल के अंदर होते हैं। इंटरनेशनल है इसीलिए इंटरनेशनल लीज मतलब उसकी जो पार्टीज होती है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर होती है। ओके, इंटरनेशनल कंट्री के बॉर्डर में होती है। इसी तरह होता है डोमेस्टिक लीज। डोमेस्टिक लीज में क्या होता है, डोमेस्टिक लीज का मतलब है जो लीज एग्रीमेंट में लेसर, लेसी और इक्विपमेंट के सप्लायर होते हैं वो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपने कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसे डोमेस्टिक लीज कहा जाता है। ओके, तो ये हो गई सारी टाइप्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास मैं कुछ और लाऊंगी आपके लिए। ओके, प्लीज़ क्लास अगर पसंद है तो लाइक शेयर करना, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।